नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने भारत बंद बुलाया। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ यह बंद शाम 4 बजे खत्म हुआ। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बंद को पूरी तरह से सफल बताया, तो वहीं प्रदेश में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पूरा विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे इस बात की और सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या आखिर इस बंद से दरवाजे खुलेंगे चर्चाओं के, रास्तों के। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए, दिन भर आज क्या कुछ हुआ, पूरे मामले को समझिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि किसानों का 27 सितंबर का भारत बंद पहले बुलाए गए भारत बंद से किस तरह से अलग है, तो आप इन तस्वीरों को देखते जाइए और पूरी कहानी समझते जाइए। तस्वीर नंबर 1, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली एनसीआर में भी दिखा। सुबह सुबह ही दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया और सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही जाम खुल गया। तस्वीर नंबर 2, अंबाला में बंद, यात्री परेशान। किसानों के भारत बंद का असर अंबाला में भी देखने को मिला, जहां बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पर यात्री इंतजार करते दिखे। तस्वीर नंबर 3, बहादुरगढ़ में ट्रैक पर किसान। भारत बंद के दौरान किसान बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रैक पर बैठकर विरोध जताया। तस्वीर नंबर 4, केएमपी को किया ठप। भारत बंद के दौरान किसानों ने केएमपी पर जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे 9 सहित झज्जर बेरी जाने वाले सभी मार्ग बंद कर सड़क पर ही किसान बैठ गए। तस्वीर नंबर 5, बंद का मेट्रो पर असर। किसानों के भारत बंद का बहादुरगढ़ में असर देखने को मिला। बंद को देखते हुए डीएमआरसी ने पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। यहां किसानों ने मेट्रो स्टेशन के नीचे जाम लगा दिया। तस्वीर नंबर 6, डबवाली में चक्का जाम। उधर डबवाली ट्राई सिटी में भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिला, जहां डबवाली विधानसभा के 4 मुख्य मार्गों पर चक्का जाम किया गया। तस्वीर नंबर 7, फतेहाबाद में एम्बुलेंस को रास्ता। बंद के दौरान फतेहाबाद में किसानों का मानवीय चेहरा सामने आया। यहां किसानों ने एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए मानवता का मिसाल पेश किया। तस्वीर नंबर 8, गोहाना में सड़कों पर किसान। गोहाना में किसानों ने एक साथ 10 जगहों पर जाम लगाकर भारत बंद के दौरान दम दिखाया और सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग की। तस्वीर नंबर 9, हिसार के रामायण टोल पर जाम। हिसार में किसानों ने भारत बंद के दौरान 50 जगहों पर न सिर्फ जाम लगाया, बल्कि दिल्ली हिसार हाईवे पर रामायण टोल को भी जाम कर दिया। तस्वीर नंबर 10, इंद्री में बंद का असर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाए गए भारत बंद का इंद्री में भी व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने इंद्री में करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे मार्ग को बंद कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीर नंबर 11, जाखल में सड़क जाम। जाखल में बंद के दौरान किसानों ने जाखल चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर कंडेला चौक पर जाम लगाकर चौक को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। तस्वीर नंबर 12, झज्जर बादली मार्ग जाम। किसानों ने भारत बंद के दौरान झज्जर बादली मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। तस्वीर नंबर 13, जिंद में यात्री परेशान। जिंद में भारत बंद का असर दिखा। किसानों ने रेलवे और हाईवे को जाम कर दिया। फिरोजपुर छिंदवाड़ा सवारियों से भरी ट्रेन को किसानों ने रोक दिया। तस्वीर नंबर 14, कैथल में बंद की तस्वीर। कैथल में बंद के दौरान किसानों ने छोटू राम चौक और तितरम मोड़ बाईपास को किसानों ने जाम कर दिया। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल लगाकर यहां सड़कों को बंद कर विरोध जताया गया। तस्वीर नंबर 15, करनाल में प्रदर्शनकारियों की गुंडागर्दी। करनाल में भारत बंद के दौरान बाजार और दुकानों को बंद करवाने के लिए लाठी डंडे लेकर सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे और लाठी के जोर पर दुकानों को बंद करवाया, जिसको लेकर कुछ लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला। तस्वीर नंबर 16, महम में हाईवे जाम। किसानों के भारत बंद के आह्वान का असर महम में भी देखने को मिला, जहां किसान हिसार दिल्ली राजमार्ग पर पहुंचे और दरी बिछाकर बैठ गए। तस्वीर नंबर 17, पलवल में हाईवे पर उतरे किसान।
किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान का पलवल में भी असर देखने को मिला, जहां किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे नेशनल हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई। तस्वीर नंबर 18, पानीपत में बंद का असर। पानीपत में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। जीटी रोड पर वाहनों की संख्या में भारी कमी देखी गई। शहर के स्कूल कॉलेजों पर भी बंद का असर दिखा। तस्वीर नंबर 19, सोनीपत में रेलवे ट्रैक पर किसान। सोनीपत में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने यहां सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग की। इस दौरान किसान सोनीपत रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। कुछ समय बाद वहां पर अंबाला की तरफ से एक मालगाड़ी आ गई। किसान ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़े रहे। ट्रेन के ड्राइवर की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। तस्वीर नंबर 20, सिरसा में भारत बंद का असर। सिरसा में भी किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला। सुबह 6 बजे से ही किसानों ने डिग मंडी सड़क जाम कर विरोध जताना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग की। यानी ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत बंद का प्रदेश में व्यापक असर हुआ, लेकिन सरकार पर इस बंद का कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक तरफ आपने ये तस्वीरें देखी कि पूरे प्रदेश भर के अंदर भारत बंद का क्या असर देखने को मिला, तो उधर दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने बंद को पूरी तरह से सफल बताया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बातचीत से समाधान निकालने की मांग की है और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन के बहाने विरोधियों पर निशाना भी साधा। तीनों की प्रतिक्रिया क्या है, ये और सुनिए। हमारा पूर्ण रूप से ठीक रहा। जो किसान है, इस विचारधारा के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से इसमें उनका समर्थन था, उन्हें पूरा समर्थन दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा। जिसे उसका समर्थन सारी मुख्य तौर पर विपक्ष पार्टियां कर रही है, उनकी मांग जो है उसका समर्थन कर रही पार्टी, नेतृत्व नहीं कर रही राजनीतिक पार्टियां, लेकिन उनकी मांग का समर्थन कर रही है। बातचीत से हल निकल सकता है और जो बातचीत शुरुआत करते हैं तो कोई कंडीशनल नहीं होती है, किसी की तरफ से भी कोई कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए। खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान जो है सम्मान पूर्वक किसानों के उसमें समस्या का समाधान करना चाहिए। किसान तो खेत और खलियान में लगा हुआ है काम। ये वो लोग हैं जो पिटे हुए मोहरे हैं, जो चुनाव की जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, जो सत्ता से दूर चले गए हैं। मोदी और मनोहर के जो सपने कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, उनके सपने साकार होने वाले नहीं हैं। वो किसान के जो रूप में करके इस तरह के प्रसार कर रहे। अरे ये तो बता दे भाई, किसान का ये 3 क्या बिल क्या नहीं, जानकारी दे देना किसी एक को भी हो। आप तिलहन के, दलहन के, गेहूं के, गन्ने के सबके रेट ऊंचे हैं। क्या चाहते हैं? ये किसान नहीं है, ये किसान के दूसरे भाई हैं। किसान तो मैं भी हूँ। किसान यही है कि ये राजनीतिक लोग हैं, इनके सपने कभी साकार नहीं होंगे, अपने जितना दम लगा लें। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस बंद से बात बन जाएगी, और इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। अशोक मलिक जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विदु रावल, भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। खाली चहलका जी, कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ हैं। रजवंत डहनवाल जी, लोकदल के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। और महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मलिक साहब, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। टिकैत साहब ने भी कहा, कृषि मंत्री ने भी कहा, अब लग रहा है कि माहौल कुछ बन सकता है बात का इस भारत बंद के बाद। देखिए केशव जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भारत बंद का जो उद्देश्य था, हमने पहले जो है किसान मोर्चा ने 25 सितंबर का किया था। ताऊ देवीलाल जो किसानों के बहुत बड़े नेता हुए हैं और हितैषी हुए, उस दिन ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई जाती है हरियाणा में, इसलिए उसको कैंसिल करके आज 27 सितंबर का इसलिए बंद किया क्योंकि हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन हुआ था और अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और असेंबली में उन्होंने बम फेंका था। वो खाली जगह पर उन्होंने एक बम फेंका था। उस गूंगी बहरी सरकारों ने अंग्रेजों को जगाने के लिए कि भारतवर्ष जाग चुका है,
कि आपने देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। उन्होंने खाली जगह वो बम फेंका, किसी की हत्या करने के उद्देश्य से नहीं फेंका था। तो आज इस सरकार को जगाने के लिए इन किसानों ने जो आज हमने जो ये पूरे भारतवर्ष का बंद जो सफल रहा है, हर वर्ग किसान के साथ है, वो आज इसी उद्देश्य से सरकार को जगाने के लिए कि 10 महीने से ज्यादा हो गया आज बैठे किसान ने कि आपकी नींद कब टूटेगी, जागो, सरकार से कहा जागो, आप जो ये वार्तालाप की जो बातें कहते हुए वार्तालाप करने को किसान तैयार है, किसान ने मना नहीं किया, लेकिन सरकार ने अपने दरवाजे बंद किए हुए वार्तालाप। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होता है, किसान चाहता है कि बातचीत हो। आज आपने देखा होगा पूरे देश में कहीं भी कोई भी हिंसा नहीं हुई, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से किसानों ने अपना जो 6 से और 4 बजे तक बंद किया है। और पूरे देश में था, हरियाणा नहीं पूरे देश का बंद था। पूरे भारतवर्ष से आपने खबरें देखी होंगी, तो पूरे भारतवर्ष का शांतिपूर्ण बंद रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि बातचीत का जो है, और मेरे जितने भी भाई ये जो हमारे प्रवक्ता हर अलग अलग पार्टियों के, उनसे भी मेरा निवेदन है कि किसान आज परेशान है, तो आप अपनी बातों में ज्यादा एक दूसरे पे क्रिटिसाइज ना करके हमारी जो है बात, आप आपस में भी हमारी बात जो आगे बढ़ाने का काम करें। टेकचंद शर्मा जी जो कह रहे थे कि भाई ये किसान नहीं बैठे, मूलचंद शर्मा, हाँ वो मूलचंद शर्मा जी, तो ये शर्मा जी क्योंकि सरकार में है, इनका तो कहना यही बनेगा। लेकिन आपको बता दूं किसान खेत में भी, किसान बॉर्डर पे भी बैठा है, दोनों जगह किसान बराबर अपनी जो है कार्रवाई किए हुए ठीक है। यानी कि मलिक साहब ये लग रहा है कि अब बातचीत का माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत ने भी बहुत समय के बाद आज ये बात कही है कि हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो। देखिए केशव जी, एक तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से भी, सिर्फ आप एक राकेश टिकैत को इस देश का चेहरा बना रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपने वो, क्योंकि दूसरे जो हमारे 40 नेता रज्जेवाला, जोगेंद्र सिंह, जितने भी हमारे जो एक और मजबूत स्तंभ है, उनको कोई भी चैनल इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि वो ये सोचते हैं कहीं वो आगे नेता, क्योंकि वो एक साइलेंट तरह के आदमी, और राकेश टिकैत को आप आगे दिखाते हो, उनको भी दिखाना चाहिए। रज्जेवाल है सबसे तगड़ा जो हमारा संगठन है, पीली पगड़ी वाले आपको जोगिंदर सिंह उंगरा, उसको कभी नहीं दिखाता कोई चैनल। उनकी बात भी सुनी जाए, उनकी भी चैनल से बात ठीक है। राकेश टिकैत सुनी जाती है, राकेश टिकैत मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं सर, मैं थोड़ा सा पहले आपको ठीक कर दूं। जो आप जिस तरह का नेता आज आप राकेश टिकैत जी को देख रहे हैं, वो मीडिया ने नहीं बनाया, वो किसान मोर्चा नहीं बनाया है। पहले जब भी बातचीत रखी जाती थी तो राकेश टिकैत ही सामने आते थे, हम तो सर अपने कैमरे लेकर पहुंच जाते थे, जितने भी लोग थे, तो वो आप लोगों के बनाए हुए। ठीक है, वो मैं ये कह रहा हूं, राकेश टिकैत जी ने भी आज जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है। ठीक है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं सर, किसान चाहता है कि बातचीत से हल हो। ठीक है। विधु रावल जी, क्या ये बंद जो है वो दरवाजे खोलने के लिए एक बिल्कुल माकूल समय है, बातचीत के दरवाजे? देखिए, सरकार के दरवाजे लगातार खुले हुए हैं, बातचीत सरकार करना चाहती है। बहुत सारे इनके लोगों से बातचीत वैसे भी बैक चैनल जो है, हमने बहुत बार निवेदन किया है, शोज पर, टीवी चैनल्स पर आकर किया है। आपके खुद के शो पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू बात कही थी। आज सौभाग्य से अशोक मलिक जी बैठे हैं पैनल पर, इन्होंने ही कहा था, बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू बात कही थी कि बातचीत करें। इनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। भारत बंद करके लोगों को तकलीफ करके देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे जनता का किसान के प्रति जो आम सम्मान है, उस सम्मान में कमी आई है। आज जो बहुत सारी घटनाएं आई हैं, मैं एक के बाद एक आपको घटनाएं बता सकता हूं, जिलावार, शहरवार आपको घटना बता सकता हूं, किस प्रकार से किसान के नाम को आज बदनाम किया गया है। ये आज का बंद जो है, किसान और कृषक जो इस देश के अंदर बहुत सम्मानित नाम रहा है, जिसके प्रति इस देश के आम जनमानस की श्रद्धा, वो तो कह रहे हैं कि आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। आज की हरकतों से वो श्रद्धा में कमी आई है। देखिए, शांतिपूर्वक तो कैसे रहा है, आपका खुद का चैनल में अभी बताया कि करनाल के अंदर लाठी मिली-जुली तस्वीरें सामने आई हैं, मिली-जुली तस्वीरें सामने, कुछ शरारती तत्व भी थे जो इसमें थे। मैं बताता हूं, नहीं मैं कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूं। करनाल के अंदर लाठी डंडे लेकर दुकानें बंद करवाते दिखे, आपके टीवी चैनल पर अभी सबने देखा। रेवाड़ी के अंदर कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जो भाड़ावास गेट है वहां दुकानदारों से भिड़े, उनको जबरदस्ती कर रहे थे, वो मना कर रहे थे, और फिर जब कुछ ने बंद की तो बाद में खोल भी ली। कुछ कांग्रेसियों ने खोल ली अपनी दुकानें जब कैप्टन साहब चले गए। रेल यात्री जो हैं जींद के अंदर परेशान हुए। फिरोजपुर चिंदवाड़ा एक्सप्रेस में रेल यात्री रेल से उतरकर आए
और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से वहां पर भिड़े हैं। ठीक है जी। बड़ी अनफॉर्चुनेट एक सर्कमस्टांस हुआ। पानीपत में आपको एक और जानकारी दूं, पानीपत में एक एम्बुलेंस को रोका गया जहां मरीजों के परिजनों को आकर प्रदर्शनकारियों से बहस करनी पड़ी है। वीडियो सारे वायरल हो रहे हैं। अंबाला, कैथल, हिसार, भिवानी, सभी जगह से इस प्रकार की बातें। देखो, यह महात्मा गांधी का देश रहा है। ये इस देश ने दुनिया को सिखाया अहिंसक आंदोलन कैसे किया जाए। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि महात्मा गांधी किसी को फोर्स कर रहे होंगे, जबरदस्ती कोई दुकान बंद करने को कह रहे होंगे? उन्होंने कितना महान असहयोग आंदोलन चलाया, उसमें क्या किसी को मजबूर किया था क्या? और आप ये भी ध्यान कीजिए केशव जी, बड़ा जरूरी है कि असहयोग आंदोलन जो इतना सफल आंदोलन था, वो वापिस किस लिए हुआ था? वापिस इसलिए हुआ था क्योंकि चोरी चोरा का जो घटना थी, उसको गांधी जी ने उसको भी टॉलरेट नहीं किया, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया, और चोरी चोरा की जरा सी हिंसक घटना पे ही तुरंत इतना सफल जो आंदोलन था उसको वापिस ले लिया। मैं खालिद भाई की बात, गांधी के देश के लोग हैं। ठीक है, मैं खालिद भाई की बात आता हूं। वो हाथ मसल के बिल्कुल तैयार है। खालिद जी, रावल जी को आप और हम सब सुन रहे थे। पहले आपको मैं थोड़ा सा केशव जी, आपको थोड़ा सा इतिहास आपको बताऊं, हालांकि सब लोग जानते हैं इसको। अभी गांधी जी का उन्होंने जिक्र किया, रावल साहब ने। पहले तो उनके इस गांधी जी वाले बयान का या कमेंट्स का उनका जवाब ये है कि आपने कल भी इस देश की धरोहर, इस देश के राष्ट्रपिता की हत्या की थी, आज भी उनके आदर्शों की हत्या आप लोग कर रहे हैं। ये आपको जवाब है इसका। आप समझ लीजिए 1917 में, 1917 में, अब रुक जाओ, बीच मत बोलना, बचना चाहिए ऐसी सुनो, देखिए सर, बचना चाहिए, सच है। नहीं, लेकिन ऐसी बातों से आप बचना चाहिए। आप दोनों से निवेदन करूंगा। देखिए खालिद भाई, आप दोनों ही परिपक्व, आप दोनों ही परिपक्व प्रवक्ता है। खालिद भाई, आप दोनों ही परिपक्व हैं, आप दोनों ही परिपक्व हैं, आप दोनों ही परिपक्व हैं, आप दोनों ही खालिद भाई, अर्जुन सिंह ने, खालिद भाई, अर्जुन सिंह जो खालिद भाई, खालिद भाई विदु जी, सर देखिए, हम सर ऑन ट्रैक रखते हैं, हम सर ऑन ट्रैक रखेंगे डिबेट को। खालिद भाई, आप भी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी वही बात सुनना चाहता हूं। सही बात है। एक मिनट रुकिए, आप रुक जाओ, आप गुमराह तो सही नहीं, ये सारी डिबेट खराब हो जाएगी रावल साहब। ठीक है, ये देश किसानों के संघर्ष का गवाह है। 1917 में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चंपारण में किसानों ने आंदोलन किया, नील की खेती के खिलाफ, जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह किया, वो लड़ाई इस देश के किसानों ने जीती। 1918 में किसानों ने एक और लड़ाई लड़ी, जिसमें सरदार पटेल जी ने उस कानून को, उस पूरे संघर्ष को अगुवाई की। 1920 में एक और संघर्ष हुआ। ये समझ लीजिए कि पिछले लगभग 100 सालों में एक ऐसा आंदोलन इस देश के अंदर हो रहा है जो ऐतिहासिक आंदोलन है। और ये अभी हम शर्मा जी को, भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब लोग राजनीतिक लोग हैं। मैं गिनवा देता हूं। आप एक समझ लीजिए, एक दो आंदोलन छोड़ गया। किसान तो खेत में काम कर रहा है, केशव जी, किसान खेत में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसान का बेटा सीमा पे भी खड़ा है, किसान का बेटा खेत में भी खड़ा है, और किसान का बेटा अपने खिलाफ होने वाली अनहोनी के खिलाफ सरकार के समक्ष भी खड़ा है। ठीक है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, ये देखना पड़ेगा, नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, और सुनिए, जायज बात है, ठीक है सर, मैं मान रहा हूं। सुनिए तो सही, इसी में अगर सरकार इसी पे रही, केशव भाई, अगर सरकार इसी पे रही कि ये लोग सब राजनीतिक लोग हैं और ये सब अराजक लोग हैं, तो ये समझ लीजिए ये हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन होगा और किसान की इसमें जीत होगी, भाजपा को अपने किए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। रजवंत जी के पास मैं आता हूं। रजवंत जी, क्या कुछ मानते हैं आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ? जवाब ले लीजिए। आऊंगा सर, मैं, सबकी बारी आएगी जी। रजवंत जी, देखिए केशव जी, आज का जो कार्यक्रम जो संयुक्त मोर्चा ने जो बुलाया था, भारत बंद का जो आह्वान किया था, पूर्णतः सफल रहा और इसकी सफलता के बड़े मायने हैं। आज ये अकेले किसानों के नहीं है, इसमें मजदूर भी थे, कर्मचारी भी थे, इसमें व्यापारी भी थे, हर वर्ग ने इसमें अपना किसी न किसी प्रकार से योगदान दिया है और उसी योगदान की वजह से ये आज भारत बंद सफल हुआ है। मेरा मानना ये नहीं है कि आज ये कोई आदमी इसको कहे कि असफल रहा। हमारी जो कोशिशें हैं, आज हम खुद भी गए थे, मैं बतौर इंडियन नेशनल लोक प्रवक्ता, हमारी पार्टी के भी शीर्ष नेतृत्व का भी आदेश था कि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता जाकर किसानों के साथ उनमें बैठे, क्योंकि इन्होंने 25 तारीख का जो कार्यक्रम था वो ताऊ देवीलाल की जयंती की वजह से इन्होंने 27 तारीख का कर दिया था। और ये बधाई के पात्र है किसान कि इन्होंने ताऊ देवीलाल की जयंती का सम्मान किया और 27 तारीख का ये कार्यक्रम इन्होंने किया। उसके बाद एक चीज और भी आती है कि किसान आज नहीं सर, मैं पहले इस बात का जवाब दे लूं, क्योंकि आपने बहुत गंभीर बात ये कही है। विरोध करता है सर, आपने बहुत गंभीर बात ये कही है। आपने कहा कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया था कि किसान आंदोलन में जाकर समर्थन दें। अशोक मलिक जी,
लोकदल के लोग आपके इस पूरे आंदोलन में आए, हमारा खुद कह रहे हैं, वो खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और कांग्रेस जो है, जब वो दिल्ली में जा रही थी तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को, चौधरी साहब को, वहां से वापस भेज दिया गया कि हम कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। ये पार्शियलिटी क्यों है सर? ये भेदभाव किस लिए? देखिए केशव जी, अगर कोई भी आंदोलन इस देश प्रदेश में होता है, जो भी विपक्ष में बैठे होते हैं, जिस भी राजनीतिक पार्टी, उनका दायित्व बनता है कि समय, क्योंकि हर आदमी, चाहे किसान है, वोट तो किसान भी देता, आज किसान नहीं तो वोट देके बीजेपी को बैठा। अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो आज बीजेपी भी ये भाई वाली भाषा बोल वो भी हमारा साथ देती। तो ये कोई हो नहीं, सभी का साथ है। लेकिन नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वही तो कह रहा हूं ना मैं सर। लोकदल आई, स्वागत किया, आप भी मान रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। एक छोटी सी चीज कह देता हूं, नहीं सर, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गाजीपुर बॉर्डर से वापस भेजा गया है। खालिद भाई बताएंगे इस बात को, वो बैठे हैं। तो ये भेदभाव किस लिए? ये तो मेरा सवाल है मलिक साहब। एक चीज क्या है, क्या लोकदल के कार्यकर्ता किसान नहीं हो सकते? हमारी तो पार्टी मजदूर किसानों की है और हम तो शुरू से किसानों के लिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए ही तो अपना त्याग पत्र दिया था। ठीक है, अगर वो किसान नहीं होते तो त्याग पत्र क्यों देते? इससे अगर और किसी की बात करें तो क्या कांग्रेस के किसी लोगों ने त्याग पत्र दिया? किसी भी राजनीतिक, देखिए एक चीज बताएं मेरे को, क्या कंडेला की बात कर रहे हैं, बात करें ना कंडेला में, उसके बाद क्या हुआ है? ये कंडेला के लोग हमारे साथ नहीं आए क्या? भाई मैं वापस कंडेला को, इस मामले को लेकर तूल क्यों देना चाह रहे हैं कंडेला को लेकर? देखिए केशव जी, इनेलो पार्टी जो है वो ठीक है, उन्होंने अपना त्याग पत्र भी दिया, किसानों के जो है कैंप भी लगा। सबसे ज्यादा अगर किसी भी क्षेत्र में काम अगर किसान के लिए आज किया, ये सच्चाई है कि इनेलो ने किया है। जो दोनों बॉर्डरों पे जो भी अस्पताल खोले, जो भी काम किया, सभी पार्टियों का हम तो स्वागत है कोई, लेकिन किसी को मन साझा किसानों का पहले था भाई, हमारा पूर्ण राजनीतिक गैर राजनीतिक आंदोलन है, किसी को मन साझा नहीं करने देंगे। चाहे किसी बॉर्डर से, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी को भाई, चाहे वो आप कांग्रेस के एक बिट्टू, किसी के भी जितने भी थे, हमने किसी को मन साझा नहीं करने दिया, इसलिए उनको वापस किया गया। लेकिन समर्थन सबका है और सबका हमने चाहिए भी समर्थन, बगैर समर्थन के अकेला किसान क्या करेगा? ठीक है, महेंद्र जी क्या कुछ मानते हैं? देखो, सबसे पहले हम किसानों के सहयोग में हैं, हम मंच को छीनने वाले। ठीक है रजन भाई, ठीक है रजन भाई, मैं वापस आऊंगा, मैं आता हूँ, मैं वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि जो 3 काले कानून है वो नुकसानदायक हर व्यक्ति के लिए। ठीक है सर रजवंत भाई, मैं वापस आऊंगा। महेंद्र जी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आज किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया, इस बंद के आह्वान के तहत करनाल में जिस तरह दुकानों को जबरदस्ती लाठी और डंडे के जोर पर बंद करने का जो प्रयास किया गया, आपके चैनल ने उसकी लाइव वो भी दिखाई है। मैं व्यक्तिगत स्तर पर एज ए पत्रकार इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं बंद के शांति प्रिय के पक्ष में हूं, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि बंद एक तरीके से सांकेतिक था, जैसा पूर्व में बताया था कि भाई सरकार को जगाने के लिए, बताने के लिए। मेरा यह कहना है कि जिद दोनों तरफ से छोड़ी जाए और संवाद की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि समस्या का समाधान संवाद से ही निकलेगा। स्थितियां बने, दोनों तरफ से प्रयास हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने 10 या 11 दौर की बातचीत की, तो मेरा भारतीय जनता पार्टी उनके प्रवक्ता से, उनके नेताओं से, सरकार से भी मेरा यह कहना है कि अगर 10-11 दौर की बातचीत हुई है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला है, तो अगले दौर की बातचीत के लिए आगे बढ़े और नतीजे की तरफ बढ़े। इस बार मेरा यह बहुत स्पष्ट कहना है। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि अब यह लड़ाई आम आदमी की तरफ जा रही है, क्योंकि किसान भी आम आदमी है, ऐसा ये कहा गया है और हम सबको मानना भी चाहिए, किसान आम आदमी भी है। अब देखने वाली बात यह है कि देश के आम आदमी का, समाज का आंदोलन को लेकर किस तरह का समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो हरियाणा सरकार के जो मंत्री अभी पंडित मूलचंद शर्मा जी ने कहा कि ये किस तरह के हारे हुए लोग हैं, ये है एक मंत्री को है ना इस तरह के गैर, वो राकेश टिकैत के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने किसानों के ऊपर टिप्पणी नहीं की, जिनके लिए भी कहा, उन्होंने कहा वो चुनाव लड़े हुए लोग हैं, ऐसा कहा। कोई बात नहीं, कहो, उनका अधिकार है कि वो राजनीतिक बयानबाजी करें, लेकिन एक मंत्री की गरिमा को ध्यान में रखकर मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस तरह की बचे और सीधे मुद्दे पर बात करें। तीसरी बात यह है, जैसा मलिक साहब ने अभी आपको कहा था कि मीडिया है जो राकेश टिकैत जी को क्यों दिखाती है और किसान नेताओं को क्यों नहीं दिखाती है। अशोक मलिक जी से मेरा स्पष्ट कहना है
कि जब भी वो इस तरह की डिबेट में या कहीं पर भी बैठे तो सार्वजनिक रूप से इस तरह की बयानबाजी से बचे। ये चीजें आंदोलन की एकता को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये क्या बीकेयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं या वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं? ये बीकेयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं जो बीकेयू वालों को उपदेश दे रहे हैं, या वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं? भाई मैं तो पत्रकार बोल रहा हूं, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। ये सार्वजनिक मंच पर एक पत्रकार के रूप में स्ट्रेटेजिस्ट का काम कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर लाइव मीडिया में अपना रोल स्पष्ट समझा नहीं, क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। एक मिनट भाई, क्या कह रहे हो? अशोक मलिक एक सीजन बुरी लग गई इनको। अशोक मलिक एक सीजन आंदोलनकारी हैं, किसान हितों के लिए वर्षों तक लड़ते रहे हैं। ये उनको स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, इसका क्या माने हम? नहीं, मैं अभी आपकी इस बात पर मैं कहूं कि आपका ये बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित है, राजनीतिक रूप से भरा हुआ है, तो अब आप आगे बोलिए। सर वो तो है ही राजनेता, बताइए। मैं तो राजनीति और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अगर मैंने ये बात कह दी तो क्या कह दी कि मैं प्रवक्ता हो गया भारतीय किसान यूनियन? ये नहीं, आप तो स्ट्रेटजी डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर टेलीविजन स्टूडियो पर। कोई बात नहीं, आपको मेरी बात अच्छी नहीं गलत है। महेंद्र सिंह जी, आपकी न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है। देखिए राहुल जी, एक मिनट को देखो भाई, अच्छी बात अगर कोई भी बताए, राहुल जी आप भी हमारे को अच्छी बात बताए, महेंद्र जी बताए, तो अच्छी बात हमने ग्रहण भी करनी चाहिए। महेंद्र जी को लगा तो मैं इस बात से सहमत हूं, ठीक है, ये ठीक करे तो मैं इनकी बात से सहमत हूं। हो सकता है मैं भी एक आध बार में जोश में निकल जाती है बात, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इस पे बहस ना करें। आगे जो हमारी ये जो बातचीत चले उस पे करें कि भाई हम हमारा जो आंदोलन चल रहा है इस पे फोकस रखें कि इसका समाधान कैसे हो। आप बीजेपी के प्रवक्ता राहुल जी, आपने भी पहले कहा था हम दरवाजे खोले, कितने दिन हो गए? बातचीत करिए। आपके वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े, मैंने पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान मोर्चा के रह के आज आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो पूरे देश के वो हर किसान वर्ग को जान, क्यों नहीं आप बातचीत के उनके माध्यम से, या और भी बड़े नेता हैं आपके? भाई बातचीत का तो रास्ता निकालना पड़ेगा, और सरकार में बैठे हैं आप, रास्ता तो आपने निकालना पड़ेगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका समाधान जल्दी हो, ताकि जो 10 महीने से किसान बैठा है, आप 2 दिन घर से बाहर आके देख लिए घर कितने आपको परेशानी होगी। तो मेरा निवेदन है कि ये जो माध्यम है बातचीत का, ये जल्दी से इसको शुरू करवाइए। राहुल साहब, आपने वादा भी किया था कि मैं जल्दी इसका समाधान निकाल लेंगे। राहुल जी, दोनों ही चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन बातचीत करे कौन? सवाल तो ये है ना सर। हाँ, नहीं, इसके लिए देखिए, एक 11 दौर की वार्ता हुई थी, सरकार ने इनको बार बार बुलाया था, और वार्ता के दौरान अशोक मलिक जी का तो व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनका रुख किस प्रकार का था ये देश ने देखा है। वो बातचीत की मेज से दूसरी तरफ मुंह कर बैठते थे और अपनी कमर के पीछे बोर्ड लगाते थे यस और नो। ये बातचीत इस प्रकार नहीं हुआ करती, कंडीशनल नहीं होती, अच्छे मन से, साफ मन से बातचीत होती है। अशोक मलिक जी ने एक बड़े दिल की बात कही थी पिछली बार भी, और आज भी उसी तर्ज पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी, सरकार ने अपना प्रस्ताव दे दिया और सरकार ने तो इस हद तक आगे चलेगी, उसने कहा कि 1.5 साल तक इसको स्थगित कर देते हैं, चलो बातचीत ही करते हैं। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी हुआ। 26 जनवरी पर लाल किले पर जो देश के लोकतंत्र को, गणतंत्र को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो उस बड़े प्रस्ताव के बाद, बताओ ऐसा प्रस्ताव कौन देता है आज तक के इतिहास में? किसने दिया कि हमने अपने बनाए हुए कानून, जो कि हम मानते हैं कि कृषक के लिए, समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उस पर भी आप आंदोलन कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आओ चर्चा करते हैं। 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया, और कृषि मंत्री जी ने कहा कि आप अब अगला प्रस्ताव आप लेकर आओ। यहां पर बातचीत हुई थी 11वें दौर की। 12वें दौर इससे पहले होता, ये दुर्घटनाक्रम हो गया, और ये बड़ा निंदनीय था। ये मुझे पता है अशोक जी भी उसकी निंदा करेंगे, जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, उसकी निंदा करेंगे। उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने बड़े दिल के साथ कहा कि मैं आपसे एक फोन कॉल दूर हूं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हो सकता है देश का मूड कुछ और था, 26 जनवरी के बाद देश का मूड कुछ और था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, गलती की है तो कोई बात नहीं, अब फिर भी हमारे देश के नागरिक हैं और हम इनसे बातचीत, यानी कि आपका ये कहना है कि आपकी तरफ के दरवाजे हमेशा खुले हैं, किसान उस दरवाजे में नहीं आ रहे हैं। कृषि मंत्री ने एक बार नहीं, हाँ, और सुनिए, देश के कृषि मंत्री जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा, और आज सुबह 4थी बार बयान रिलीज करके कहा है कि मैं आधी रात को भी बातचीत के लिए तैयार हूं।
आओ कोई प्रस्ताव लेकर आओ, अच्छा सा प्रस्ताव लेकर आओ जिस पर दोनों बैठकर चर्चा करें। वो तो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। मैं तो कहता हूं यहां पर भी अशोक अगर ये नहीं जाना चाहते, यहां पर भी कोई अच्छा सा प्रस्ताव बताएंगे कि फला एक प्रावधान है, फला पैराग्राफ, ठीक है सर मलिक साहब, वो कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुले हैं। आप कह रहे हैं कि अभी बात नहीं मानी तो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, ऐसी भी बात कही। दरवाजे कहने से तो खुले हैं, लेकिन अगर कोई बुलावा नहीं आएगा, सरकार कोई निमंत्रण, ऐसे किसके घर में जाके कौन घुसेगा? तो ये है सरकार बुलावा भेजे कि वे बातचीत के लिए आता कोई तिथि निश्चित करे। रावल साहब ऑन रिकॉर्ड, क्या आप औपचारिक रूप से बुलावा भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे? देखिए ये प्रस्ताव दें, हमने अपना अंतिम प्रस्ताव दे दिया था 23 जनवरी 2021 को। हमने कह दिया था कि कोई बात नहीं, हम 1.5 साल तक इसको स्थगित कर देते हैं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज भी ये कानून स्थगित है, आंदोलन फिर भी चल रहा है, लोगों को फिर भी परेशान किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि दरवाजे खुले लेकिन न्योता नहीं देंगे। भी वो कानून जिनके विरुद्ध है, नहीं न्योता का कोई कारण नहीं, कोई प्रस्ताव ये भेजे, और प्रस्ताव अगर भेजने में तो भेज रखा है मलिक साहब, मानते हैं कि भाई रावल जी प्रस्ताव तो भेज रखा है। जो अशोक जी एक बार पूरा करने दे। आप यहाँ डिबेट पर भी कोई प्रस्ताव देंगे तो यकीन मानिए मैं अपने नेतृत्व तक उस प्रस्ताव को पहुंचाऊंगा। आप कुछ बताइए तो सही कि फला पैराग्राफ में, फला कानून के फला पैराग्राफ में, फला पेज पर एक चीज गलत है, उसको बताइए, उसको डिस्कस करते हैं। भाई एक बात बताइए रावल जी, कोई एक चीज तो गलत बताइए। देखिए मैं अपने साथ मैं कृषि सुधार कानून लेकर बैठा हूं अपने साथ। ठीक है सर, सुन लेते हैं। कृषि सुधार कानून लेकर बैठा हूं अपने साथ। राहुल जी ठीक आप बैठे हैं, हमने तो मोटी मोटी मैं ये कहने लग रहा हूं कि भाई जो शुरू से एक बात चल रही है कि भाई अगर आप ये कानून लेकर कानूनों में सुधार हो जाए, भाई जो इनमें गलत चीज है उनका सुधार हो जाए, ड्राफ्ट बन जाए, और एमएसपी की गारंटी, यानी कि भाई कोई भी खरीदे कानून बनना चाहिए। शुरू से ये बात चल रही है, इस पे विचार नहीं हो रहा। भाई कानूनों में ठीक है, वापिस नहीं लेती सरकार, उनमें सुधार, भाई थोड़ी सरकार झुके, थोड़े किसान झुके, देखो दोनों की रह जाए। हम नहीं चाहते कि भाई मोदी झुके, प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो, इधर किसान, वो कोई नहीं चाहता। सिर्फ कानूनों में सुधार कर दो, और इसमें जो एमएसपी की चाहे मंडी वाला खरीदे, सरकार खरीदे या प्राइवेट, सर वो कह रहे हैं उसका एक कानून बन जाए। सर वो कह रहे हैं उनका कहना है कि अगर आप डिबेट पे भी उन्हें प्रस्ताव देंगे, इस कार्यक्रम में भी प्रस्ताव देंगे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो उसे स्वीकार करेंगे, पहुंचाएंगे ऊपर तक। अब वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव लेकिन आप ही को देना पड़ेगा। मलिक साहब प्रस्ताव शुरू से ही किसान की तो ये मांग है कि वे एमएसपी गारंटी दे दो, शुरू से मांग है, लेकिन वो सरकार नहीं मान रही। ये कहते हैं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि किसान ये कहे कि हम बात करना चाह रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, अच्छा एक बात का बातचीत करना चाहिए, कोई तिथि निश्चित करें, भाई सरकार बुला भेजे, ऐसे किसके कौन जाने देगा, किसका घर में कौन घुसेगा? ठीक है, मैं विदु जी आऊंगा आपके पास में, मैं आप दोनों के पास बाद में आता हूं, मैं चहलका जी के पास आ रहा हूं। खालिद भाई, रावल साहब, पहले तो हम सब लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं केशव जी कि शुक्र रहा उन्होंने महेंद्र जी ने जरा सा सुझाव क्या दिया, उनको देशद्रोह नहीं कहा, इसके लिए रावल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, आपने कहा कि 11 दौर की बातचीत की हमने और आज भी सरकार के दरवाजे खुले। केशव जी अब बीच में तो रावल भाई एक मिनट, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज भी दरवाजे खुले हैं। क्या ये देखिए कि 11 दौर की बातचीत जब हुई तो क्या किसान अपने आप धक्के से कहीं जा बैठे थे क्या? कि सरकार का एक सिस्टम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक चिट्ठी जारी होती है, सरकार में मंत्री है, कृषि मंत्री है, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री है, उसका एक सिस्टमेटिक ढंग है। कहां चले जाए वो, मतलब उसको कोई जगह बताइए, आप कहां चले जाए उनको बताइए सही। दूसरा आपने कहा कि ये अभी कह रहे हैं कि 1.5 साल हमने स्थगित कर दिया। आपको बता देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इन कानूनों को 1.5 साल तक रोका जाए, लेकिन किसान चाहे तो आंदोलन कर सकते हैं, इसको नहीं बताते भाजपा के लोग। दूसरा उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक फोन कॉल की दूरी पे है। अब उनको जब कानून ही रोके गए, आंदोलन किस बात का? खाली सुन लेते हैं, समझाइए नहीं। रावल भाई सुन लेते हैं एक बार सर, प्लीज एक बार बीच में कुछ नहीं हासिल होता है, इस बीच की कचकच से कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है, रखिए सर। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ गए, और यहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ मात्र 10 किलोमीटर के एरिया में, प्राइम मिनिस्टर हाउस के 10 किलोमीटर के एरिया में किसान बैठा है। उनसे अगर ये फोन नहीं कर पा सकते आप, उनसे आप एक सरकार का मंत्री आप कुछ भेज नहीं पाते, ये बड़ा दिल दिखाइए, ऐसा मत करिए। क्योंकि जो आपकी नीति है, नियत है, आपको बता देता हूं, जब 2014 में आपकी सरकार बनती है, सबसे पहले रावत साहब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप जून 2014 में एक आदेश जारी करते हैं प्रदेश सरकारों को,
ये आपकी नीति है। आप एक आदेश जारी करते हैं केशव भाई कि जो भी राज्य सरकार एमएसपी पे बोनस देगी उसकी एमएसपी पे खरीद बंद कर दी जाएगी। ये सरकार का आदेश था। उसके बाद 2013 में जो कानून बनाया गया कि मन माफिक मुआवजा किसान को मिलना चाहिए, सबसे पहले उसके बाद दिसंबर 2014 में, आप सुन लीजिए ना, इस बात को सुनने में मजा और लोग भी सुन रहे हैं। दिसंबर 2014 में क्या किया सरकार? जून 2014 वाला रिपीट करना एक बार, क्या बोला, क्या किया सरकार ने? उस कानून को रद्द करने की कोशिश की। पूरे देश में किसानों ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, हमारे नेता श्री राहुल जी ने उसका विरोध किया, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसे ऐसे 3 फैसले सरकार किसानों के खिलाफ कर चुके, जो जाहिर करता है कि आप किसानों के प्रति आपकी सोच क्या है। अभी आप डिसाइड नहीं कर पाते। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो आप कहते हैं कि अराजक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, और कभी आप उनको कहते हैं कि हमारे इनके साथ सहानुभूति, हमें बातचीत के लिए दरवाजे खुले। अब अराजक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, तो आप किससे बात करना चाहते हैं? इसका भी खुलासा यही होना चाहिए। आप बात किससे करना चाहते हैं? अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बता देता हूं, किसान है। केशव जी, कभी किसान नहीं मानते उनको, कभी उनको आतंकवादी बता देते हैं, कभी माओवादी बता देते हैं। ये जो भाषा है ना भाजपा की, ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार में आपको बिठाया है। ये वही लोग हैं जिन्हें सरकार में आपको बिठाया है। मैं जवाब लेता हूं, अच्छा भला नहीं साबित होगी। अब मैं जवाब ले लेता हूं। विदु भाई जैसे पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने एक एक पॉइंट पूछा है, आप मैं चाहूंगा उसी तरह पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए जल्दी से। विदु भाई मैं जल्दी से एक पहले तो जवाब ये दूं कि 4 जून 2011 को बाबा रामदेव जो परमिशन लेकर आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान में, पहला ही दिन था आंदोलन का। ये तो 10 महीने तक रास्ता रोकने की बात है, सुप्रीम कोर्ट तक। खाली जी एक बार चुप रहेंगे? चुप रहेंगे नहीं भाई साहब, अभी जवाब है क्या? तो 4 जून 2011 जवाब है क्या? सीधा सीधा पता है बाबा रामदेव जी। अरे भाई जवाब मेरा मैं दूंगा, आप थोड़ी देंगे। देश में गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी अरे भाई पूरा देश जानता है। नहीं, आपने रात को 1 बजे जाकर महिलाओं पर, बच्चों पर लाठियां भांजी थी। आपने लाठियां भांजी। सर मेरा ये विषय नहीं है। विदु पढ़ा रहे हैं आप? विदु भाई, विदु जी चलिए अब मेरा जवाब ले लीजिए। आप जवाब ले लीजिए। खालिद जी आपने मुझे शांत रहने का आह्वान किया था। अब आप तो चुप हो जाए। खालिद जी ऐसे डिबेट खराब होती है, आपने बताया था। ठीक है, आपका दूसरा चेहरा सामने आ रहा है। ठीक है खालिद जी मुखौटा उतर चुका है आपका। विदु भाई सवाल का जवाब। आप एक बार चुप होएंगे तो मैं जवाब। शासन में इतना घमंड नहीं आना चाहिए। हमने इस देश को बनाया, चलाया है, और हम चलाएंगे और बनाएंगे। भाई खालिद भाई जनता देख रही है, दर्शक देख रहे हैं। जब आप अपनी खुद की बात कर रहे हैं, 2 मिनट में निकल गए। अभी जो व्यक्ति मुझे अभी चुप रहने का उपदेश दे रहा था, वो मेरी बारे में बोल रहा है, लगातार बोली जा रहा है। चोर मचाए शोर, चोर की गाड़ी में तिनका, ये जवाब नहीं देने ठीक है सर खालिद भाई, अब मैं जवाब इंतजार कर रहा हूं। ठीक है विदु जी रखिए अपनी बात। चलिए मैं बहुत जल्दी में लूंगा, जवाब दूंगा, क्योंकि डिबेट का बहुत समय खालिद जी खराब कर चुके हैं। पहली बात तो जून की जो एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल झूठ, मिथ्या पर आधारित है। जो इन्होंने ये कहा था लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में, जो बात इन्होंने कही थी, वो तीसरी बात वो आंशिक ठीक है। उसके आधार पर इन्होंने बाकी 3 झूठ अपने पेल दिए। ठीक, एमएसपी पर कोई इस तरह का अध्यादेश नहीं था। दे तो डिबेट पर ये दिखा दे, मैं उसके लिए खेद जता दूंगा। लेकिन लैंड एक्विजिशन पर केंद्र सरकार ने कहा था कि सब स्टेट्स अपनी मर्जी से कर लें। ये केंद्र सरकार ने एक कदम पीछे हटाया था स्टेट्स को, और एक के बाद एक 20 स्टेट्स, जिसमें से 7 स्टेट्स तो कांग्रेस की थी जो विरोध कर रहे थे, अपनी स्टेट में जाकर उनको पास कर दिया, और बाद में जाकर अब 20वीं स्टेट हरियाणा बनी। तो इनके 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो देश के हित को रोकता है, दूसरा चेहरा जब खुद की सरकारें होती हैं तो करते हैं। ये जो कृषि सुधार कानून है, इनको ये 2012 से अपने एक के बाद एक घोषणा पत्रों में, खालिद भाई प्लीज, वो पॉइंट का खालिद भाई गलत है। खालिद भाई ऐसे नहीं। अब आप हिंदू मुस्लिम उनको बोल रहे थे खालिद भाई प्लीज, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। रखिए राहुल साहब। अरे भाई विदु जी ठीक है, हिंदू मुस्लिम भी बोल गए क्या बीच में? नहीं बोलिए, बीच में हिंदू मुस्लिम भी बोल गए, मैं सुन नहीं पाया। विदु जी चलिए कोई बात नहीं। विदु जी अपनी बात। 2012 से लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्रों में ये तीनों के तीनों
तीनों के तीनों कानून हूबहू शामिल हुए हैं, एक के बाद एक घोषणा पत्र। वो वाला सवाल जब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री केवल 1 फोन दूर है और 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा पा रहे। अंतिम बात, हाँ, एक बार एक और चीज रिकॉर्ड पे स्ट्रेट कर देना जल्दी सर दीजिए। राहुल गांधी जी जो इनके नेता हैं, उन्होंने 2013 में अगस्त 2013 में अगस्त 2013 में इन्होंने चिट्ठियां लिखी थी सभी प्रदेशों को, जिसका पंजाब ने जवाब भी दिया था। और वो क्या चिट्ठी थी? उन्होंने कहा था जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको मंडी के दायरे से बाहर निकाला जाए। उसके बाद दिसंबर में दूसरी चिट्ठी लिखी थी, फिर इनकी सरकार चली गई। हमने आकर कुछ अच्छा काम किया तो इन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। ये जाकर किसानों को भड़का रहे हैं वहां पर और जनता को परेशान कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग वहां पर बहके हुए हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश किसान समझ चुके हैं कि कृषि सुधार कानून के हित में है। तभी प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिल सकते? प्रधानमंत्री अगर एक फोन दूर है, वो सभी किसान नहीं है। प्रधानमंत्री अगर 1 फोन दूर है तो 10 किलोमीटर दूर। आप ही का सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। सिर्फ इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि जो कल के माननीय मुख्यमंत्री और आज के माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते थे किसान उससे ज्यादा नहीं मांग रहा है, माननीय प्रधानमंत्री और कल के मुख्यमंत्री गुजरात के चाहते थे कि किसान को एमएसपी दिया जाए, तो आज कैसा जुल्म हो गया कि अगर किसान एमएसपी मांग रहा है? विधु भाई, विधु जी। हाँ, मैं बता दूं, मैं जवाब देता हूं। ये बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने। कल के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आते ही एक बहुत बड़ा लैंडमार्क काम किया था। वो था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर A2+FL के फॉर्मूले से एमएसपी को देना, जिसके कारण ये तो 1300 साढ़े 1300 छोड़ गए थे गेहूं की एमएसपी। आज जो 2015 हो गई है, जिसका 1.5 गुना 150% इंक्रीज हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने जो खुद मुख्यमंत्री रहते बात की थी, जो कहा वो किया। इसी वजह से तो आज एमएसपी बाजरे की 2250 है। इसी वजह से तो सरसों की एमएसपी इतनी बड़ी मिल रही है। इसी वजह से तो सूरजमुखी की दलहन तिलहन में यू कैन नेम इट एंड आई कैन लिस्ट यू ऑल द। ठीक है सर, मैं आता हूं सर, मैं आप दोनों के पास बाद में आऊंगा। मैं अब रजवंत जी के पास आता हूं, बहुत समय से बैठे। रजवंत जी रखिए अपनी बात, दोनों की बात आप सुन रहे थे, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन किसानों की बात जो है वो माहौल कैसे बने इसके ऊपर बात नहीं हो पा रही है, माहौल नहीं बन पा रहा है। रजवंत जी देखिए मैं बात कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी 1 फोन कॉल की दूरी पर है, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी कॉल नहीं कर रहे, ये जो उल जुलूल बयान दे रहे हैं मंत्री लोग, जो अपना कहीं बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन क्यों करा रहे? किसान धरने पर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पास से वो लोग गुजरते हैं तो उनके घावों को कुरेदने का काम कर रहे हैं। अगर ये व्यक्ति ही अगर किसानों के पास जाकर उनकी समस्या का सुने और उसका समाधान कराने का काम करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, समाधान भी होगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार की वार्ता हो। वो इस मुद्दे को, इन किसान आंदोलन को जिंदा रखना चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार के किसान आंदोलन को खराब करके और इनको यहां से उठाया जाए। अब एक बात और आती है, जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 2022 तक मैं किसानों की आय को दुगना कर दूंगा, अभी 2022 में समय कितना रहा है? किसानों की आय दुगनी अगर हो जाती तो किसान अपने घर बैठते। वो क्या मांग रहे हैं? वो मांग यही रहे हैं कि हमारी आय दुगनी हो जाए। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कभी जो अब सरसों का जो दाम था वो दाम अगर 45 रुपए, कभी 4500 रुपए कभी अगर सरसों बिकी थी, तो तेल का जो रेट होता था वो 90, 95, 85 ऐसा कुछ रहता था। लेकिन अब इस बार 6000, 7000 के आसपास सरसों बिकी है। और अगर तेल का दाम बात करें तो 200 रुपए बढ़ गया। ये बढ़ा कैसे? ये कंपनियों को फायदा हो रहा है, ये किसानों को फायदा नहीं हो रहा। और यही बात किसान उठा रहे हैं बार बार कि हमारी जो मेहनत है उसको व्यापारी या उद्योगपति वो खाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चुंद पूंजीपति घराने ही कर रहे हैं। अब दूसरी बात एक और आ रही है कि जब इतना लंबा संघर्ष हो गया तो सरकार के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसकी समाधान करे, और समाधान केवल वार्ता है। 22 जनवरी 2021 से वार्ता बंद है। 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मूलचंद शर्मा जी अभी ये कह रहे हैं कि ये कौन है, ये राजनीतिक लोग हैं। तो जो 11 दौर की बैठकें हुई है वो क्या राजनीतिक लोगों से बैठकें हुई है? और अब क्या वही लोग चेंज हो गए? मतलब बात उन किसानों की बात नहीं है। ये अपने स्टेटमेंट देखिए, अभी विभू रावल जी ये कह रहे हैं कि भाई हम बात करने को तैयार हैं। दूसरे सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये एक बार समय दीजिए, आपकी बात को आगे बढ़ा किया जाए। क्या रावल साहब की बात सही है या टेकचंद जी, मूलचंद जी की बात सही है? राजवंत जी
ठीक है सर, मैं आऊंगा। मैं एक बार महेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राजवन जी, मैं एक बार महेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राहुल जी का सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक मिनट का मुझे समय दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट ठीक का, है, या 40 सेकंड का समय दे दीजिए मुझे सिर्फ। ठीक है, दिया सर। अभी राजवंत जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। हाँ, राजवंत जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा किसान की आय दुगनी कैसे होगी, और उन्होंने साथ साथ सरसों का जिक्र किया। बहुत सुंदर बात कही है राजवंत जी, इसको नोट करना जो भी मैं बताने वाला हूं। सिर्फ 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए 2013 में हरियाणा में सरसों का भाव था 3000 रुपए। ठीक, ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात कर रहा हूं। 1 एकड़ में पैदावार होती है हमेशा से 8 क्विंटल के आसपास की। ठीक है, यानी बेचने पर कुल रकम मिली 24,000 रुपए। 1 एकड़ का खर्च जो आप बता रहे हैं, डीजल और पेट्रोल और सारी चीजों का दाम हिसाब लगाकर 24, उसका 1 एकड़ का जो खर्च है वो है 7,000 रुपए। तो 24 में से 7 निकाल दिए, कुल किसान को जो बचत हुई थी 17,000। एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। आज 2021 में वो भी इंक्लूड करें। आप अकेले उस चीज साहब कम थे ना, कम थे ज्यादा थे? आप बता, रोकने के बजाय राजवंत जी क्या कम थे या ज्यादा थे? एक शब्द में बताओ, कम थे या ज्यादा थे? कम कहोगे कम कर दूंगा, ज्यादा कहोगे ज्यादा कर दूंगा। बताओ, कम थे? 7,000 मैंने ज्यादा लगा लिया है, कम लगाया? उस समय ज्यादा लगाया क्या? नहीं, 7,000 कम लगाए सर, 2,000 और बढ़ाइए इसमें। उस समय डीजल का रेट 3 गुना कम लगाया, कम लगाए हैं सर, वो कह रहे कम लगाए। जल्दी लगिए सर, मुझे समय की बड़ी कमी है। रावल साहब जल्दी कम लगाए। अच्छा चलो बढ़ा लेते हैं। चलो बढ़ा ले, मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूं इस बात को। अच्छा, इन्होंने कहा 7,000 कम है, इसको 9,000 कर लें, 9,000 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब किसान को बचत हुई 15,000 रुपए की। आज जो है 2021 में हरियाणा में सरसों का भाव है 8,000 रुपए बिकी है इस बार सरसों। बेचने वाले को जो मिली है 8,000 को 8 से गुना किया, 64,000 एमएसपी कितना दिया था सरकार ने? एमएसपी कितना दिया था सरकार ने? आप कैसे जा सकते हैं? एक मिनट एमएसपी की बताओ। एमएसपी पर नहीं बिका है, आप 8,000 मार्केट रेट पर बिका है, यही तो कह रहे हैं। मार्केट रेट पर बिका है, इसलिए तो कानून बनाया है। मैं फाइनल कमेंट लूंगा। मैं फिनिश करूंगा। कहा 15,000 रुपए, कहा 45,000 रुपए। इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्होंने तुरंत रोक दिया। ठीक है सर, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। सर मैं सबके पास आ रहा हूँ। सर मैं सबके पास एक बार करके आऊंगा। राजवंत जी, मैं सबके पास आऊंगा एक करते हुए। समय की थोड़ी कमी है, सीमा को ध्यान में रखते हुए 1-1 मिनट आप सभी को मैं दूंगा। जल्दी अपनी बात रखिएगा। महेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हुए। हाँ राहुल साहब, कोरोना पीरियड के अंदर बहुत लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, सब कुछ छिन गया। मैं 7 साल के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा, मुझे सिर्फ इतनी जानकारी दे दे अगर आपके पास हो तो। ये जो कोरोना पीरियड है इसमें सरकार की कृषि के क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, कृषि के क्षेत्र में सरकार की ऐसी कौन सी नीति थी, योजना थी, कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया? वो आंकड़ा दे दीजिए। विधु भाई 10 सेकंड में जल्दी से, जिससे सवाल पूछा जाएगा उसी से जवाब लेंगे 10 सेकंड में, लेकिन जल्दी से। देखिए बड़ी जल्दी से बताता हूं। अभी एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया कि कैसे सरसों के किसान की आय दुगना नहीं तिगना हो चुकी है, लेकिन वो कब हुई है? नहीं, देखो मेरा जो सवाल था उस पर उसका जवाब दे दीजिए बस। आपका आज किस लिए चर्चा के लिए किस लिए बैठे हैं हम लोग? आज किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए बैठे हुए ना, तो आज भारत बंद पर चर्चा के लिए बैठे हुए ना। तो मैंने अभी 3 गुना बता दिया। अरे छोड़ो, मैंने 3 गुना बता दिया। दूसरा देश का, मैं खालिद जी के पास आता हूँ। नहीं, मेरे पास जवाब है सर प्लीज। अगर देखिए आप टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर लेंगे तो मैं उसका जवाब ले लूंगा, वरना मुझे पॉज करना पड़ेगा। खालिद जी सिर्फ एक छोटा सा सवाल और छोटा सा लाइन आपको बता देता हूँ। एमएसपी का उन्होंने रावल साहब ने जिक्र किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में एमएसपी का 121 से लेकर 219% तक का बढ़ोतरी हुआ, और उनके 7 साल में मात्र 31 से 62-63% तक बढ़ोतरी हुआ एमएसपी का। ये उनके किसान हितैषी होने का सवाल है। अगर वो 2022 तक, सवाल पूरा नहीं होना, अगर आप 2022 तक किसान की आय दुगुनी करना चाहते हैं, आपके पास फार्मूला क्या है? 2022 शुरू हो गया। और दूसरी बात है, अगर आप किसानों के इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे तो आप ना किसानों की आय दुगनी करने वाले हैं, न किसानों का हितैषी है। इस देश में व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों का हितैषी है। ठीक है विधु जी, आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। मैं बड़ी जल्दी बताता हूं। इन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक
3,73,000 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में भारत के किसानों को दिए। हमने पिछले 7 सालों में, इन्होंने 10 साल में दिए 3,73,000, हमने सिर्फ 7 सालों में 8,14,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दे चुके हैं किसानों को एमएसपी के माध्यम से, जो सरकार ने पे किया। अगला सवाल आपको बताया, वो सरकारी आंकड़ा मैंने आपको बताया है, ये भी सरकारी दे रहे हैं सर, नहीं, भाजपा का थोड़ी नहीं दे रहे हैं। नहीं वो विदु जी आपने अपना सोर्स, मैं सरकारी दे रहा हूं, मैं चैलेंज कर दीजिए आप। विदु भाई अपना सोर्स और बता दीजिए साथ साथ जल्दी से। का उलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। 2014 में जब 2014 में गेहूं की 2004 में जब सरकार आई तो उस समय गेहूं का मूल्य था 630 रुपए, और जब सरकार गई तो 1400 रुपए था, और इन्होंने 1400 को कहां पहुंचाया आप देख लीजिए, 1900 पे पहुंचाया 7 साल में। भाई साहब 2011 तक आपने 2011 तक 1000 भी नहीं हुआ था, आपने बहुत टाइम लगाया। 2014 में सरकार गई, 3,73,000 करोड़ आपने जो दिए मेरे पास है। अरे 3 एजेंसीज हैं, सुनो सरकार, केंद्र सरकार 2 फसलों को एमएसपी पर करती है, गेहूं को और धान को छोड़ दीजिए हमारी बात, आप हितैषी बनना चाहते हैं कुछ कर, गेहूं को और धान के अलावा तीसरी फसल नहीं खरीदती है, ये 2 फसलों का बताइए एमएसपी। ठीक है अशोक जी मैं तो यही कह, दोनों फसलों को 3 एजेंसीज खरीदती है। सबसे बड़ा ठीक है सर, ठीक है हमारा तो रावल जी प्रवक्ता, हमारा तो यही कहना है कि आज के बंद से आपने देख लिया पूरे देश में जो शांतिपूर्ण ढंग से बंद हुआ, किसान ऐसे ही जब तक हमारे को हमारा हक नहीं मिल जाता, किसान अपने हकों के लिए ऐसे ही आंदोलनरत रहेगा और ऐसे ही बॉर्डरों पर और जहां भी होगा हम बैठे रहेंगे। हम बिल्कुल घर जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारे को हमारे एमएसपी गारंटी या कानून वापस नहीं हो जाते। ये हमारी जो मांग है आज भी वही मांग है, सरकार वार्तालाप के जरिए इसका समाधान निकाले, हमारा तो यही कहना है। ठीक है रजवंत जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए, फाइनल कमेंट्स में सिर्फ यही चीज है कि किसानों से बातचीत के जरिए ही समाधान किया जा सकता है, और सरकार को पहले की तरह एक बार फिर पहल करनी चाहिए, और सरकार ने जो किसान आंदोलन के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको मैसेज भेजकर उनको बुलाया चाहिए। सरकार को अपना अड़ियल रवैया त्याग कर खुले मन से उनको वार्ता के लिए बुलाना चाहिए और उनका समाधान कराना चाहिए। 10 महीने का समय काफी होता है और इससे भी ज्यादा वो बैठने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को यह देखना चाहिए कि जो लोग इतने लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति 1 दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, अगर वो सही है तभी वो इतने दिन से बैठे हैं। विदु जी सवाल आपसे, इसलिए मैं अगर आप डायरेक्ट आंसर देंगे तो 20 सेकंड मिलेंगे सर। डायरेक्ट आंसर 20 सेकंड जल्दी से। जी डायरेक्ट आंसर यही है, सरकार की मंशा है सभी स्टेक होल्डर से बात कर कानून बनाए गए हैं, और इसके बाद भी अगर किसी को कोई भी समस्या है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, समाधान के रास्तों पर बात होनी चाहिए। टकराव का रास्ता छोड़कर समाधान का रास्ता पकड़े, बातचीत करें। सरकार ने अपना प्रस्ताव दे दिया, एक प्रस्ताव अब ये दे दें, अब एक प्रस्ताव ये दे दें, हम तैयार हैं बातचीत को। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।